नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं इसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। अब नाम से पता चल रहा है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ऊर्जा होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो स्रोत होता है वो कैसे होता है। यानी कि जो जैसे हमारे पास बिजली है, हमें वो बिजली कैसे मिलती है, जो हम आग जलाते हैं वो किस तरीके से जलाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ऊर्जा है वो कैसे मिलती है हमें, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत क्या होता है। यानी कि बहुत सारे स्रोत हैं तो उनमें से सबसे अच्छा स्रोत हम किसे बोलेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जो होते हैं वो कौन से हैं। यानी कि पारंपरिक स्रोत का मतलब ये है जिसको हम काफी लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये दो चीजें जानेंगे, परंतु इनको जानने से पहले चलिए एक लॉ के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने दिया था। अब ये जो लॉ है ये कहता है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम, यानी कि इसका नाम है संरक्षण का नियम, और ये कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश। तो अब ये साइंटिस्ट जो हैं ये तो बहुत ज्यादा महान है, यानी कि गलत बात तो बोलेंगे नहीं, पर इन्होंने कहा कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। इनका कहना क्या था कि जो ऊर्जा होगी वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो हीट में और लाइट में कन्वर्ट होती है। उनका यह कहना था कि यहाँ पर ऊर्जा अपनी स्टेट को बदल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, परंतु यहाँ पर ऊर्जा का जो विनाश था वो नहीं हुआ, यानी कि ऊर्जा खत्म नहीं हुई। सेम तरीके से हम ऊर्जा बना भी नहीं सकते। तो अब अगर ऐसी बात है तो हम तो काफी सारे टाइप की ऊर्जा यूज करते हैं, जैसे कि ताप ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा हो गई, ध्वनि ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनमें से कोई सा भी विनाश नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये देखना चाहिए हमें कि हमारे पास अल्टीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगी। यानी कि हमसे तो बिना बात के इलेक्ट्रिसिटी का बिल लिया जाता है घर पे, क्योंकि ऊर्जा तो इन्फाइनाइट अमाउंट में हो गई। हम जानते हैं कि ऐसा ट्रू नहीं है। अगर हम ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, एक समय के बाद ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो लाइन था कि ऊर्जा का ना तो विनाश होगा और ना ही उसको बनाया जा सकता है, तो उसका क्या मतलब था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार उसे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक कार का। अब कार का हमें पता है कि ये ऊर्जा के रूप में किसको लेती है, ये रासायनिक ऊर्जा को लेती है। यानी कि हम इसमें पेट्रोल डालते हैं या डीजल डालते हैं या सीएनजी डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम कार को चलाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक तो यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि कार के जो टायर होते हैं वो घूमते हैं और उससे वो आगे जाती है। तो मतलब रासायनिक ऊर्जा किसमें बदली, यांत्रिक ऊर्जा में। उसके साथ साथ क्या होता है, जब हम कार को बहुत देर तक चलाते हैं तो क्या होता है, बोनट गर्म हो जाता है। यानी कि इस रासायनिक ऊर्जा में से इसका कुछ हिस्सा उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। उसके साथ ही कार के अंदर हॉर्न होता है, ताकि सामने कोई आ जाए तो हम हॉर्न को बजा दें। तो उससे क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा निकलती है। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊर्जा का विनाश नहीं हुआ, और वो ये बात सही भी कह रहे थे। परंतु यहाँ पर दिक्कत क्या है, चलिए वो समझते हैं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो पेट्रोल था हमारा वो तीन चीजों में बदला, उष्ण ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में। अब मान लीजिए आप कार चलाना चाहते हैं बस, तो आप क्या चाहेंगे कि वापस से ये जो तीनों ऊर्जा निकली है उनको किसी तरीके से पेट्रोल में बदल दें, ताकि आप उस पेट्रोल को फिर से इस्तेमाल कर सके। अल्टीमेट सोर्स होने का मतलब तो यही है कि आप बार बार इस्तेमाल करो, उसके बाद उसको वापस से पहले जैसा बना दो और फिर से इस्तेमाल करो। परंतु यहाँ पर दिक्कत ये है कि इन तीनों से वापस से पेट्रोल नहीं मिल सकता। यानी कि जब आप एक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरी ऊर्जा में बदल जाता है, विनाश तो नहीं हुआ, परंतु जिन ऊर्जा में वो बदला है अब वो किसी काम के नहीं है। जैसे कि आपने जो हॉर्न बजाया तो उससे आवाज निकली, परंतु वो आवाज जो निकली वो एक बार निकल के चली गई, उसके बाद आप उस आवाज से वापस से पेट्रोल नहीं बना सकते। और यही कारण है कि एक टाइम बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा और हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पेट्रोल नहीं रहेगा। तो यही दिक्कत है कि हमें ऊर्जा के नए नए स्रोत खोजने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने वाले खत्म होते जा रहे हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे आगे की वीडियो में। पहले ये जानते हैं कि ऊर्जा का जो उत्तम स्रोत होता है वो किसे कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास एक ऊर्जा का स्रोत है, वो थोड़ा सा इस्तेमाल करने पे ही आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, वहीं पे दूसरा वाला जो है उसको आप बहुत सारा इस्तेमाल करें तब जाके आपको थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। तो कौन सा अच्छा होगा, वो वाला जो छोटा सा है, कम है, फिर भी हमें ज्यादा ऊर्जा दे रहा है।
अगला पॉइंट है कि वो सरलता से सुलभ हो, यानी कि इजीली मिल जाए। अब मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, पर वो है कन्याकुमारी में और आप रहते हैं दिल्ली में। तो आप डेली थोड़ी जाएंगे कन्याकुमारी उसको लाने के लिए, आप वो ऊर्जा ढूंढेंगे जो आपको पास में मिले। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट क्या है वो देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, मतलब उसको कहीं पे रखा जा सके और उसका परिवहन करना भी आसान हो, मतलब इधर से उधर कहीं लेकर जाना हो आपको तो वो इजी रहे। और चौथा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो सस्ता भी होना चाहिए। अब मान लीजिए एक बहुत ही अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, पर थोड़े से ऊर्जा के लिए आपको लगभग लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये चारों पॉइंट जो हैं, ये चारों पॉइंट का ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जो होता है वो हमारे लिए ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। उदाहरण के लिए इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन अगर हम घर में खाना बनाने की बात करें तो वो एलपीजी है, क्योंकि हम उसको स्टोर भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सस्ता भी होता है, आसानी से मिल भी जाता है, और उसके बाद वो थोड़े से में ही बहुत सारा काम करता है, क्योंकि ये गैस सिलेंडर लगभग 2 महीने तक आराम से चल जाता है। तो घर में खाना बनाने के लिए उदाहरण हो सकता है कि गैस सिलेंडर जो है वो एक अच्छा और उत्तम स्रोत है। चलिए अब बात करते हैं ऊर्जा के कुछ पारंपरिक स्रोतों की। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जीवाश्म ईंधन की। ये कौन से होते हैं? पेट्रोल, कोयला एटसेट्रा जो होता है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऊर्जा की मांग में अधिकांश पूर्ति जो होती है वो इन्हीं से होती है, क्योंकि हम कोयले का इस्तेमाल सिर्फ लकड़ियां जलाने के लिए नहीं करते, उससे सिर्फ आग ही नहीं मिलती, कोयले का इस्तेमाल करके हम विद्युत भी बनाते हैं। बहुत सारे विद्युत संयंत्र जो हैं वो कोयले की बदौलत चलते हैं। ऐसे ही पेट्रोल जो होता है, लगभग जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उनमें से काफी सारी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल की मदद से चलती हैं। ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। अब ये करोड़ों वर्षों में बने, जैसा कि आप जानते हैं हुआ क्या था बहुत साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो जानवर थे और जो पेड़ पौधे थे वो मर गए थे, और उनसे हमें बाद में उनके दबने की वजह से और गर्म होने की वजह से वो पेट्रोल और कोयले में बदल गए, तो वो हमें मिले। अब जाहिर सी बात है एक टाइम बाद ये खत्म हो जाएंगे, उनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो इनके भंडार सीमित हैं और एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये अनवीकरणीय है। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको दोबारा बनाया जा सके। इसके आगे अ लगा दिया, इसका मतलब इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ये करोड़ों वर्ष में बने हैं, अब आप आज बनाने बैठोगे तो दोबारा से करोड़ वर्ष लगेंगे बनने में, तो जाहिर सी बात है आप इसे नहीं बना सकते। और चौथा क्या है कि इनसे प्रदूषण होता है। अब जाहिर सी बात है पेट्रोल जलाओ या डीजल जलाओ या फिर कोयले को जलाओ, तीनों से ही क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसके साथ साथ काफी और सारी गैस भी निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो हमारा क्या होता है, हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और उसके अलावा जो बाकी की गैसें हैं उनसे एसिड रेन वगैरह जैसी चीजें होती हैं। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, मतलब बहुत अच्छा स्रोत नहीं है, पर अभी हमारे पास ज्यादा स्रोत है नहीं, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल अभी भी करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं। जो मेनली आपको दिखेगा वो है कोल यानी कि कोयला, ऑयल, इसके अंदर आ जाएगा आपका डीजल और पेट्रोल, और साथ में नेचुरल गैस जो कि होता है मीथेन, जिसको आप सीएनजी के नाम से भी जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए अब समझते हैं ताप विद्युत संयंत्र। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि कोयले की मदद से हम बिजली बनाते हैं, तो वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है ताप विद्युत संयंत्र में। यहाँ पे करते क्या है, हम कोयले को जलाते हैं, जाहिर सी बात है उससे क्या होगा? हीट यानी कि ताप ऊर्जा मिलेगी। उस ताप ऊर्जा से हम क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। अब पानी गर्म होगा तो क्या होगा? भाप उठेगी और भाप आगे की तरफ जाएगी। उस भाप को हम कंट्रोल करते हैं और एक पर्टिकुलर जगह से पास करते हैं। तो उसका क्या है कि भाप बहुत ज्यादा बनेगी तो बहुत प्रेशर में आगे निकलेगी, तो उसकी मदद से हम टरबाइन को घुमाते हैं। अब इसके बारे में आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी टरबाइन घूमता है तो क्या होता है? विद्युत बनती है। तो यहीं से हम भाप की मदद से टरबाइन को घुमाते हैं और उससे हम विद्युत बनाते हैं। तो ताप विद्युत संयंत्र में जो बिजली होती है वो इस तरीके से बनती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे विद्युत संयंत्र की, जो कि है जल विद्युत संयंत्र। इसमें हम क्या करते हैं? बांध बनाते हैं और गिरते हुए जो पानी होता है उसका गतिज ऊर्जा जो होता है उससे विद्युत को उत्पन्न करते हैं। इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। हम क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े रिजर्वॉयर बनाते हैं, यानी कि जो पानी नदी में से आ रहा होता है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और रोकते हैं। तो उससे क्या होगा? पानी अब रुका हुआ है तो पानी वहां पे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? जो हमने रोका हुआ था जिस दीवार से, उसके बीच में हमने छेद बना रखे होते हैं जिसको हम खोल सकते हैं। तो जैसे ही हम उसको खोलेंगे तो क्या होगा? पानी बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो पानी जब नीचे आएगा उसके सामने टरबाइन रख देंगे, टरबाइन घूमेगा, विद्युत फिर से बन जाएगी।
तो ऐसा हम करते हैं जल विद्युत संयंत्र में। इसके लिए हमें डैम बनाने पड़ते हैं और इसकी दिक्कत क्या है कि हम रिजर्वायर बनाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी जगहों को खाली करवा देते हैं। दूसरा, जब हम बांध बनाते हैं तो जब पानी नीचे आता है तो बहुत बड़े एरिया में जाता है, तो जिस एरिया में जाएगा वहां पे अगर लोग रहेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, तो वहां से भी लोगों को हटाना पड़ता है। तो ये इसकी दिक्कत है कि बहुत बड़ा एरिया जो होता है उसको खाली करना पड़ता है और वहां पे ना खेती हो सकती है ना कोई रह सकता है। चलिए अब देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा क्या है? इसका नाम है जैव मात्रा यानी कि बायोगैस। अब ये जो होता है वो बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से बनाया जाता है और इसमें से कोई हानिकारक गैस भी नहीं निकलती। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसा है। इस संयंत्र में ईंट से बनी गुंबद होती है, उसके अंदर हम मिश्रण टंकी बनाते हैं जिसके अंदर हम गोबर जैसी चीज़ें डालते हैं जो किसी काम की नहीं होती। गोबर हो गया या फिर जो पुराने पेड़ पौधे होते हैं उनका बचा हुआ कोई भाग या फिर बचा हुआ खाना जो होता है, इन सबको इसके अंदर डालते हैं और इसका एक गाढ़ा घोल बनाते हैं जिसे हम स्लरी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रखते हम, मतलब जो पूरा एरिया है वो कवर्ड होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। तो वहाँ पे क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के वो डाइजेस्ट होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है इसका। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम स्लरी को यहाँ से नीचे डालेंगे। अब स्लरी जो होगी वो आएगी गैस टंकी में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के जब इनका डाइजेशन होगा तो इसमें से गैस निकलती है। वो जो गैस निकलती है उसे ही हम जैव गैस के नाम से जानते हैं। उस गैस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। और बची हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका क्या होता है, धीरे धीरे जब वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं तो वो उर्वरक बन जाती हैं जिसको हम बाद में खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे प्रोसेस में कोई सा भी वेस्ट मटेरियल हमारे पास बचता ही नहीं है। हम सारा का सारा वेस्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमें ऊर्जा भी मिल गई और साथ में खाद भी मिल गया। तो इसको बहुत छोटे लेवल पे काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको बनाना बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पुरानी पानी की टंकी है जो खराब हो गई होगी, तो उसका इस्तेमाल किया गया है जैव गैस को बनाने के लिए। तो इतने छोटे लेवल पे भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा क्या है कि हम जो वेस्ट मटेरियल वैसे फेंक देते थे उसका अब पूरी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम पारंपरिक स्रोत में पढ़ते हैं, जिनका हम काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु अब धीरे धीरे सारे स्रोत खत्म होते जा रहे हैं और इस वजह से हमें नए स्रोत ढूंढने पड़ रहे हैं। तो आगे की जो वीडियो आएगी उसमें हम ये जानेंगे कि जो नए स्रोत हमने खोजे वो कौन से हैं और वो कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले तो हमने बात करी कि उत्तम स्रोत क्या होता है और फिर हमने जाना पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। अगली जो वीडियो आने वाली है इसमें हम पढ़ेंगे वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत जो स्रोत हैं, जैसे कि हमने जो नए नए स्रोत ढूंढे जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।